Hello friends, today we are going to learn about the bill of exchange. It's one of the negotiable instrument under the Negotiable Instrument Act. So आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट में जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी टू द पे. हियर इज द की फीचर द एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि कंटेन्स ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी टू द पे. यानी एक ऑर्डर है कि आप कोई भी मनी किसी पर्सन को पे करना है. अगर उसका डेफिनेशन थोड़ा हम देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट in return containing an unconditional order signed by the drawer directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि वो अनकंडीशनल ऑर्डर पर ड्रॉअर के साइन से कोई पर्सन को सर्टेन मनी पे करने का ऑर्डर देता है. दैट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी इसके एसेंशियल फीचर. नाउ वी विल सी द एसेंशियल फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज? फर्स्ट इज रिटर्न इंस्ट्रूमेंट. तो फर्स्ट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटर्न. तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो रिटर्न में होना जरूरी है, यानी लिखा हुआ होना चाहिए. वर्बल इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. सेकंड इज अनकंडीशनल ऑर्डर. बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी पेमेंट का बात की गई है उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए. अनकंडीशनली वो पेएबल होना चाहिए. ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि भाई डैश पर्सन अगर कुछ उसको होता है तो मैं उसको पे करूँगा, अगर वो यहाँ जाता है तो मैं पे करूँगा. इस तरह के कंडीशन अंदर नहीं होना चाहिए. थर्ड इज साइंड बाय द ड्रॉअर. बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल. यानी जिसने इस बिल को लिखा है उसके द्वारा ये साइन हुआ जरूरी होना चाहिए. तो फोर्थ इज अ स्पेसिफिक सम. बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी पेइंग. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में एक एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए जो पेमेंट करना है. वी कैन नॉट से वी विल पे द सम ऑफ द अमाउंट टू द पर्सन. वी हैव टू से दैट वी विल पे द 5000 और आई विल पे द 5000 रुपीज़ टू द एक्स पर्सन. तो इस तरह का स्पेसिफिक सम होना चाहिए. पेई. फिफ्थ इज पे. अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट स्पेसिफाई द पेई और द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड. तो जिसको भी पेमेंट करना है, पेई का नाम इट्स मस्ट बी देयर. पेई का नाम होना जरूरी है. पेई के नाम बिना बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट नहीं होता है. सिक्स फीचर है टाइम ऑफ पेमेंट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्पेसिफाई द टाइम ऑफ पेमेंट विच कैन बी ऑन डिमांड एट साइट और द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी टाइम होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें एक टाइम होना चाहिए पेमेंट का कि भाई मैं इस डेट को पेमेंट करूँगा, या फिर डिमांड पे कोई पर्सन डिमांड पे पेमेंट करूँगा, अदरवाइज इन फ्यूचर की डेट में पे करूँगा. इस तरीके एक स्पेसिफिक डेट होना ज़रूरी है. सेवेंथ फीचर है उसका ऑर्डर टू पे. तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, नॉट एन रिक्वेस्ट और एन ऑफर. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में पे करने का एक ऑर्डर होना चाहिए कि मैं एक्स इज गोइंग विल पे 5000 रुपीज़ टू वाई. ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट नहीं हो जाए, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऑफर नहीं होना चाहिए, वो सीधा ऑर्डर होना चाहिए. एट्थ फीचर है नो कंडीशन और कंटीजेंसी. बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट नॉट कंटेन एनी कंडीशन और कंटीजेंसी दैट मे अफेक्ट द पेमेंट. उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए जो आपके पेमेंट पे अफेक्ट करे. नेक्स्ट है ड्रॉअर्स कैपेसिटी. अ ड्रॉअर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक ऑर्डर. तो ड्रॉअर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट कर सके और उसको ऑर्डर को पे कर सके. टेंथ है एक्सेप्टेंस. बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन टू बी वैलिड. यानी जिस पर्सन के नाम पे बिल है उस पर्सन का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. बिना एक्सेप्टेंस के बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं है. नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. So there are several type of bill of exchange. One by one we will see. First is demand bill. A demand bill is a bill of exchange that is payable on demand, meaning the payee can present it for payment at any time. यानी डिमांड बिल ऐसा है कि पेई जब उसका डिमांड करे तो उसको वो बिल पे कर सके, उसको बोलते हैं डिमांड बिल. आज मैंने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया और पेई 10 दिन के बाद उसका पेमेंट चाहता है, तो अगर उसकी डिमांड करे तो उस टाइम वो पेएबल होना चाहिए. तो दैट इज़ अ डिमांड बिल. टाइम बिल. टाइम बिल is a bill of exchange that is payable at a specific future date, giving the drawee a fixed period to make payment. यानी वो स्पेसिफिक फ्यूचर डेट का होना चाहिए जो ड्रॉई को एक टाइम लाइन देता है पे करने का. तो दैट्स अ टाइम बिल. थर्ड है साइड बिल. साइड बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन, मीनिंग अ पेई मस्ट प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम.
यानी रिजनेबल टाइम में उसका प्रेजेंट करता है जो पे के लिए, तो ही वो एप्लीकेबल है, इट्स अ साइड बिल। फिर है यूजेंस बिल। यूजेंस बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज पेएबल एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट विद द डेट ऑफ पेमेंट बीइंग डिटरमाइंड बाय द यूजेज और कस्टम ऑफ द ट्रेड। तो ट्रेड के कस्टम के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, दैट इज़ अ बिल, यूजेंस बिल। फिफ्थ है डॉक्यूमेंट्री बिल। अ डॉक्यूमेंट्री बिल इज अ bill of exchange that is accompanied by documents such as invoices, bills of lending और insurance policy. सिक्स्थ है हमारा क्लीन बिल। अ क्लीन बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट accompanied by any document और सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी या कोई डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के बिना कोई बिल ऑफ एक्सचेंज अगर लिखा जाता है तो डेट इज अ क्लीन बिल। फिर है इनलैंड बिल। एन इनलैंड बिल इज बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन एंड पेएबल विद इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में वो बिल पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है अगर, दैट इज द इनलैंड बिल। और उसके डिफरेंट में देखें तो फॉरेन बिल। तो फॉरेन बिल इज एन बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री। एक कंट्री में ड्रॉन होता है, दूसरे कंट्री में पेएबल होता है, दैट इज अ फॉरेन बिल। नाइन्थ इज ट्रेड बिल। ट्रेड बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज यूज्ड टू ट्रेड फाइनेंस सच एज परचेसिंग गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस परचेस करने के लिए और उसके फाइनेंस के लिए जो बिल का यूज़ किया जाता है, दैट इज अ ट्रेड बिल। फिर है टेंथ है एकोमोडेशन बिल। एन एकोमोडेशन बिल इज अ बिल ऑफ exchange that is drawn and accepted for the purpose of providing financial accommodation to the drawee। financial accommodation provide करने के लिए जो bill of exchange लिखा जाता है, that is the accommodation bill। अब हम देखेंगे advantage of the bill of exchange। bill of exchange के क्या advantage है? first is a convenient। bill of exchange are convenient to trade and commerce as they provide a simple and efficient way to make a payment। bill of exchange क्या easily किसी को भी लिख सकता है पर्सन, कोई उस पर एक डेट दे सकता है और वो इजीली अवेलेबल रहता है। इससे यानी वो बहुत कन्वीनियंट रहता है आपका पेमेंट देने के लिए और ट्रेड करने के लिए, दैट इज नेगोशिएबल। थर्ड सेकंड इज बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच मीन्स दैट दे कैन बी ट्रांसफर टू थर्ड पार्टीज प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट एग्रीमेंट्स। यानी वो नेगोशिएबल रहता है। अगर आप पेमेंट ए पर्सन बी को अगर बिल अपना बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट करता है तो बी उसको थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है सेम बिल फॉर द पेमेंट, तो वो नेगोशिएबल है। थर्ड इज एनफोर्सेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ प्रोवाइडिंग अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पे। यानी बिल जो है वो एनफोर्सेबल है, सो लॉ से उसको एनफोर्स किया जाता है और लॉ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, यानी आपको 100% गारंटी मिलता है कि वो आपको पेबल रहेगा, इसीलिए वो उसका एक एडवांटेज है। ईजी टू क्रिएट। बिल ऑफ एक्सचेंज आर रिलेटिवली ईजी टू क्रिएट एज दे रिक्वायर ओनली अ फ्यू एसेंशियल डिटेल्स सच एज द ड्रॉअर्स नेम, ड्रॉइज नेम एंड द अमाउंट ऑफ पेमेंट। तो वो ईजिली क्रिएट हो सकता है। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन इन वेरियस फॉर्म्स सच एज अ साइड बिल, टाइम बिल एंड डिमांड बिल प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको बताया साइड बिल, टाइम बिल और डिमांड बिल आगे हमने देखा, तो आपकी डिमांड पे भी पे हो सकता है, कोई टाइम पे भी पे हो सकता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। सिक्स फीचर है इसका रिड्यूस्ड रिस्क। बिल ऑफ एक्सचेंज रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट एज द ड्रॉई इज ऑब्लिगेड टू पे द बिल ऑन प्रेजेंटेशन। यानी बिल ये क्या है, आपका रिस्क बहुत कम रहता है क्योंकि आपके जो भी पर्सन जो आपको ड्रॉई पे करने वाला है उसको कंपलसरी वो पेमेंट देना ही है। सेवंथ इज इम्प्रूव कैश फ्लो। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन इम्प्रूव द कैश फ्लो एज दे प्रोवाइड अ प्रेडिक्टेबल एंड सिक्योर सोर्स ऑफ पेमेंट। वो बहुत ही सिक्योर पेमेंट है, इसलिए कैश का फ्लो भी आपको बढ़ाता है। थर्ड इज अ सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज सिंप्लीफाई अकाउंटिंग एज दे प्रोवाइड एंड क्लियर एंड कंसिस्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेंस। बहुत ही सिंप्लीफाइडली उसको अकाउंटिंग कर सकते हैं। इंक्रीज क्रेडिट। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन इंक्रीज क्रेडिट एज दे प्रोवाइड अ सिक्योर एंड एनफोर्सेबल मीन्स ऑफ पेमेंट। वो क्या आपका क्रेडिट बढ़ाता है क्योंकि उसमें आपकी सिक्योरिटी फिक्स है। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कोई पर्सन देता है तो मतलब वो 100% पेएबल ही है, तो वो क्या होता है आपकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। बिल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एज दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ पेमेंट। तो ये फैसिलिटेट इंटरनेशनली है। अब इसके कुछ रिलेवेंट रूल देख लेते हैं। तो सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सेक्शन 5 है डेफिनेशन है, सेक्शन 6 में एसेंशियल्स है, सेक्शन 7 में सिग्नेचर ऑफ ड्रॉई, सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो दीज आर द रिलेवेंट सेक्शंस। तो अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये एक एग्जांपल है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो इन बिल ऑफ एक्सचेंज देर आर दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट होने चाहिए। फर्स्ट इज़ नेम ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर का नाम, अमाउंट टू बी पे, डेट ऑफ द ड्रॉन, द टर्म, हाउ मच मंथ यू आर गोइंग टू फॉर दैट वन और हाउ मैनी ईयर, that sum of the money, what is the amount, signature of the drawee
एड्रेस ऑफ द ड्रॉई, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर एंड द एड्रेस ऑफ द ड्रॉअर। इतनी चीज़ मिनिमम बिल ऑफ एक्सचेंज में होनी ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe, and follow for the more videos. Thank you.